सामने आया है। बदमाश मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद वो रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश करते हुए भी नजर आए। वहीं पुलिस मामले में उलझी हुई है कि आखिर बदमाशों ने बच्चे का अपहरण क्यों किया है। घटना के 4 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ सुराग नहीं लग पाया है, जिससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। 4 साल का बच्चा है, यहाँ से 1 नंबर से घुमा है, सीधा हाथ उसको चलो हुआ है, वो बैठा के टिकट कटाने चले गए, वहाँ से उठा लिया बच्चा। इसके पापा ने फोन किया था का बच्चा गुम हो गया कोटा से। कहाँ से? कोटा स्टेशन से, 1 नंबर प्लेटफार्म से। फिर मैं सुबह वहाँ से 4 बजे घर से निकला यहाँ पे, फिर मैं सुबह में आ गया यहाँ पे आगरा फोर्ट से। कितने परिजन आए यहाँ? हम 2-3 जने आए थे, उसकी मम्मी और मैं और उसकी नानी। राजसमंद के भवानी मंडी में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान के ऊपर बने कंबल के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और भारतीयों के रंग को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, जिसकी जानकारी जयराम रमेश ने खुद ट्वीट कर दी है। तो भारत की विविधता को दर्शाने के लिए विवादास्पद बयान सैम पित्रोदा ने दिया था, जिसको नस्लवादी टिप्पणी कहा जा रहा था। बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और इसके बाद अब सैम पित्रोदा ने ओवरसीज के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। पित्रोदा का महापाप कांग्रेस के लिए अभिशाप। कांग्रेस को अंकल सैम ने फंसा दिया। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने फिर एक बार विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस के साथ पूरे इंडिया गठबंधन की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इस बार सैम पित्रोदा के एक इंटरव्यू में भारतीयों पर दिए बयान से भारत की सियासत में भूचाल आ गया। सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वालों को चीन से जोड़ दिया, पश्चिम की आबादी को अरब लोगों से जोड़ दिया, उत्तर भारत के लोगों को गोरों जैसा बता दिया, जबकि दक्षिण के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से कर दी। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. फिर क्या था? सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चारों ओर से हमले तेज कर दिए और प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा दिए कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला।
वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया और कांग्रेस पर देश के बंटवारे का एजेंडा चलाने का बड़ा आरोप लगाया। सोच का मेंटेलिटी है ये, उनका किस मानसिकता से वो लोग गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से सैम पित्रोदा अमेरिका में रह करके उनका सोच भी बिल्कुल विदेशी हो गए हैं। समस्या सैम पित्रोदा नहीं है अकेले, समस्या ये है कि जो सैम पित्रोदा सोचता है वही राहुल गांधी करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई और कुछ भी कहे उसका कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी वही करता है जो सैम पित्रोदा उसको डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि वो कोर है, दोनों आपस में वो बांधे हुए हैं। सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी, आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। अब तक गांधी परिवार ने उनके इस कथन का न खंडन किया। तो उधर कांग्रेस के बड़े नेता भी डैमेज कंट्रोल में जुट गए, जिसका जिम्मा खुद राहुल की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संभाला। वहाँ बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं है वो आप खुद इसको बना रहे हैं, अपने दिमाग में आपने बनाया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फलानी चीज लिखी है, ये चीज लिखा है इस धर्म के लिए। अरे लिखा ही नहीं है, पढ़िए ना, लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो चर्चा किस बात की है। सैम पित्रोदा लंबे वक्त से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी बताया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयान से खुद को बिल्कुल अलग कर लेने के बाद भी बीजेपी पित्रोदा के बयान को चुनाव के दौरान भुनाने में जुटी है। ये कांग्रेस की सोची शब्दी रणनीति होता है, देश को अपमान करना, मोदी जी को अपमान करना। सैम पित्रोदा ने देश को अपमानित किया, मोदी जी को अपमानित किया, और जब देश इस पर आक्रोशित होता है तब ये हटाते हैं। इसमें तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को माफी। भारतीयों के रंग पर सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान ने चुनावी मौसम में बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दे दिया है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ने ओवैसी के बयान का जवाब दिया है, कहा कि छोटा भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं, लेकिन हम सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो छोटे बड़े को यह पता भी नहीं चल पाएगा कि वो कहां से आए हैं और कहां गए। इसका एक वीडियो भी राणा ने अपने एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने इसमें दोनों ओवैसी भाइयों को भी टैग किया है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर जमकर प्रहार किए। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। बात सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले की करते हैं। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। शूटरों को हथियार डिलीवर करने के बाद पूरा प्लान बताया गया था। साथ ही बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल भी किया था। सलमान खान के घर फायरिंग केस में बड़ा पर्दाफाश। फायरिंग केस के मास्टरमाइंड ने खोला सबसे बड़ा राज। कुछ घंटे पहले इस शूटरों को मिला था टारगेट का नाम।
सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड माने जा रहे आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में कई राज से पर्दा उठाया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की डिलीवरी के बाद ही शूटरों को प्लान की पूरी जानकारी दी गई। हथियार डिलीवरी के बाद शूटरों को प्लान बताया गया। 15 मार्च 2024 को शूटरों को पनवेल में हथियार डिलीवर किए गए। अनुज थापन और सोनू बिश्नोई ने शूटरों को हथियार डिलीवर किए। हथियार डिलीवरी के बाद अनमोल बिश्नोई ने उन्हें टारगेट की जानकारी दी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों को बताया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करनी है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शूटर पहले सिर्फ इतना ही जानते थे कि फायरिंग करनी है, लेकिन कहां और किस पर इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग ने बेहद फूंक कर कदम रखा और सलमान खान के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी करीब 7 से 8 महीने से की जा रही थी। दोनों शूटरों को बिश्नोई गैंग ने अक्टूबर 2023 में मुंबई भेजा। उन्हें पनवेल में फ्लैट देखकर किराए पर लेने को कहा। बांद्रा और पनवेल के इलाके को घूमने को कहा गया। इसके लिए बिश्नोई गैंग ने शूटरों को 40,000 रुपए दिए थे। आरोपी रफीक से मिली जानकारी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया। देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे स्लीपर सेल के जरिए शूटरों तक मदद पहुंची। शूटरों तक हथियार आरोपी अनुज थापन ने पहुंचाए थे। अनुज थापन तक हथियार स्लीपर सेल के जरिए पहुंचे थे। शूटरों को भुज इलाके में छिपाने का इंतजाम भी गैंग के स्लीपर सेल ने किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर गोली चलाने से लेकर शूटरों के फरार होने तक की प्लानिंग लॉरेंस गैंग के बेहद खास गुर्गे रफीक चौधरी ने ही की थी। यहाँ तक कि आरोपी रफीक चौधरी ही वो शख्स है जिसने अकेले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई रात से पर्दा उठा, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले से साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रेडवानी इलाके में सुरक्षा बल ने बुधवार शाम को एक और आतंकी को मुठभेड़ में गिराया है। इसके साथ ही सोमवार को जारी मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को इस मुठभेड़ में लश्कर के सहयोगी संगठन TRF का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार और उसका साथी फहीम अहमद बाबा मार गिराया गया था। सोमवार रात इलाके में 3 आतंकी बासित अहमद डार, फहीम अहमद बाबा और मोमिन की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल तीसरे आतंकी के खात्मे के बाद 3 दिन तक अब यह ऑपरेशन जो चला था वो जाकर खत्म हुआ है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर्स में एक प्रोफेसर हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। गिरफ्तार डॉक्टरों पर गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे लेने और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करवाने के नाम पर डीलर से मोटा पैसा लेने का आरोप है। सीबीआई ने मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े डीलर्स के 15 ठिकानों पर भी छापेमारी की है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सामान ले जाने वाले बोइंग 767 विमान पर इमरजेंसी ना लैंडिंग करानी पड़ी है और विमान का फ्रंट लैंडिंग गियर फेल हो जाने के बाद उसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान पेरिस से इस्तांबुल जा रहा था, लेकिन उड़ान पूरी होने से कुछ देर पहले ही पायलट्स को लगा कि विमान का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है और यही वजह रही कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गनीमत यह रही कि विमान में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पर सामान ले जाने वाले बोइंग 767 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। विमान का फ्रंट लैंडिंग गियर फेल हो गया और यही वजह रही कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान पेरिस से इस्तांबुल जा रहा था, लेकिन उड़ान पूरी होने के कुछ देर पहले ही पायलट्स को लगा कि विमान का जो फ्रंट लैंडिंग गियर है वो खुल नहीं रहा, लिहाजा इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया गया।
और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।